everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHSCT के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बेसिकली हम दिसंबर 2020 का पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उसी के सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए इसी पेपर का आज थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है जहां पर हम 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और आज के इस वीडियो में बाकी के 20 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बेसिकली ये जो पेपर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सेम आपका जो नेट का सिलेबस रहता है सेम वही सिलेबस है, सब कुछ वही है। सो यहाँ पर बेसिकली 40 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और 41st जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है द टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। जब स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन सारे जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, दैट मीन्स वो एबनॉर्मल होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोला जाता है टेट्राजूस्पर्मिया। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं और बाकी के जो टर्म्स हैं उनका मतलब भी समझ लेते हैं। बेसिकली जो एस्पर्मिया होता है तो इसके आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो सिर्फ अगर हम ए की बात करें तो ए एक तरह का नेगेटिव टर्म होता है। जिस भी टर्म के आगे ए लग जाता है वो आपका नेगेटिव सेंस को दिखाता है और यहाँ पर ए आपका डायरेक्टली दिखाता है कि किसी भी चीज़ की एब्सेंस होना। सो इट इज़ अ टर्म डिफाइंड एज व्हेन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन एक्सपल्शन। तो ये जो आपकी कंडीशन होती है ये एस्पर्मिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, राइट। तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब हुआ लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट जो होगा वो आपका कंपैरेटिवली कम होगा, वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। टेट्रोजोस्पर्मिया तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है नेक्रोजूस्पर्मिया। नेक्रो, अगर हम सिर्फ नेक्रो टर्म की बात करें तो नेक्रो का मतलब होता है डेड कंडीशन, या फिर इसको हम नेक्रोटिक भी बोलते हैं। तो नेक्रो टर्म अगर कहीं भी एड ऑन हो जाएगा एज अ प्रीफिक्स तो वो टर्म आपका डेथ की कंडीशन को दिखाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से नेक्रोजूस्पर्मिया का क्या मतलब हो गया, जहाँ पर जो स्पर्म्स होंगे वो डेड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी नेक्रोजूस्पर्मिया कहलाती है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्रोस्पर्मिया एंड इट इज़ द कंडीशन when the sperm is dead or also known as necrotic in a fresh semen sample. Necrozoospermia can be classified as moderate condition तब रहती है जब आपके 50 to 80% जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो नेक्रोटिक होते हैं, दैट मीन्स डेड होते हैं। और अगर सीवियर कंडीशन की बात करें तो सीवियर कंडीशन तब होती है जब 80% और मोर स्पर्म आर नेक्रोटिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोनिक पॉइजनिंग ड्यू टू लेड इज़ नोन एज। तो जब भी लेड की वजह से जो भी क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आर्सेनिकोसिस होता है, आर्सेनिकोसिस का मतलब होता है जब आपकी आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है तो वो आपका आर्सेनिकोसिस कहलाता है। टाइलिज्म की बात करें तो टाइलिज्म जो रहता है आपका कहीं ना कहीं सलाइवा से रिलेटेड होता है। जो आपका टाइलिन ग्लैंड्स होते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है बेसिकली, उससे रिलेटेड होता है। तो ये भी आपका लेड से कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोगायरिज्म की तो ये भी अलग टर्म होता है, इसका लेड से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जो आपकी क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है लेड की वो आपकी प्लम्बिज्म कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर हम सबको समझ लेते हैं। तो बेसिकली आर्सेनिकोसिस जो है तो मैंने बता ही दिया कि जो क्रॉनिक इलनेस होती है रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर विद हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज 5 to 20 ईयर्स, इट इज़ नोन एज आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, तो जब भी आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी तो वो उसको डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज़ करा जाएगा वो आपका आर्सेनिकोसिस कहलाएगा। उसके अलावा टाइलिज्म जो होता है जब आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं तो उनसे सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होने लगता है, दैट मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, इट इज़ नोन एज टाइलिज्म। उसके अलावा जो आपका हाइड्रागायरिज्म होता है इसको हम हाइड्रागायरम की पॉइजनिंग कहते हैं। इट इज़ नोन एज पॉइजनिंग ऑफ हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम जो टर्म होता है आपका मर्करी के लिए यूज़ करा जाता है, तो इसी वजह से इसको हम मर्क्यूरियलिज्म भी कहते हैं। मतलब मर्क्यूरियलिज्म या फिर हाइड्रागायरिज्म की अगर हम बात करेंगे
तो वो डायरेक्टली डिनोट करेगा कि जहाँ पर आपकी मरकरी की पॉइजनिंग है तो वो आपकी मर्क्यूरियलिज्म या फिर हाइड्रागायरिज्म कहलाएगी। मरकरी को हम हाइड्रागायरम भी कहते हैं। ये आपके बेसिकली अदर नेम्स के फॉर्मेट में आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो ल्यूमिनॉल टेस्ट होता है जो कि आपके ब्लड स्टेन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। बहुत अगर माइन्यूट सी भी अवेलेबिलिटी है ब्लड स्टेन्स की तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ल्यूमिनॉल टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर ब्लड की अवेलेबिलिटी होती है लेकिन नेकेड आई से नज़र नहीं आता है, बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जो ल्यूमिनॉल टेस्ट होता है इट इज़ केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ब्लड स्टेन्स डाइल्यूटेड अप टू, मतलब कि जो ब्लड स्टेन्स हैं वो अगर वॉश हो चुके हैं तो अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, जबकि वहाँ पर ब्लड अवेलेबल होगा। दैट मीन्स जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है वो आपको नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ पर अभी भी उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कितना डाइल्यूशन तक, अगर ब्लड कितना डाइल्यूट है, कितने टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है कि ल्यूमिनॉल टेस्ट उसको आराम से डिटेक्ट कर सकता है। जो आपका ब्लड है वो अगर 3 लाख टाइम्स तक भी आपका डाइल्यूट हो चुका है उस कंडीशन में भी जो ल्यूमिनॉल टेस्ट होता है वो आराम से ब्लड को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका जस्ट रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि इतने टाइम्स तक अगर ब्लड डाइल्यूटेड है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। सिर्फ इसको क्वेश्चन की तरफ मत देखिए, सिर्फ आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस तरह से मत देखिए। पूरी जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करिए ताकि आपको अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ब्लड। ब्लड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल कौन सा होता है, तो वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल ही है जो कि आपका लार्जेस्ट होता है आपके ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो बेसिकली क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे आते हैं ना जो आपको छोड़ के ही आने होते हैं, राइट क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है और ये क्वेश्चन उसी में से एक है। ASTM गाइडलाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि आप सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं उसको एज इट इज़ पूरा याद कर पाएँ, क्योंकि हर एक गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1-2 पेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिसको आप आराम से याद कर पाए, उसमें बहुत कुछ होता है याद करने को, तो ये चीज़ें याद करने वाली नहीं होती हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं अपने एग्जाम में। बाकी अगर हम इसके क्वेश्चन बेसिकली पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है जो ASTM गाइडलाइन है इज़ नॉट रिलेटेड टू फोरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो इसमें से बताना है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से कौन सी ASTM की गाइडलाइन है जो कि फोरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके एग्जामिनेशन से लिंक नहीं है। तो इसका आंसर तो है ऑप्शन नंबर सी। बट इस तरह की क्वेश्चंस के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्किप कर दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आप याद कर पाएँ वो पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आप करना चाहें तो डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करेंगे ASTM गाइडलाइन, आपको आराम से पूरी इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर न्यूक्लियर DNA प्रोफाइलिंग। तो न्यूक्लियर DNA प्रोफाइलिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए किस चीज़ की कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसके यूज़ करते हुए आप न्यूक्लियर DNA प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें हेयर की, तो हेयर की जो आपकी अगर हम बात करें इस तरह से आपको कुछ हेयर होता है, ये इसकी यहाँ पर रूट होती है। तो इतनी चीज़ मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको हेयर पर डिटेलिंग में बताया था कि सेंटर में आपका होता है मेडुला, बाहर की जो आपकी होती है जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है
न्यूक्लियर डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होती है न्यूक्लियर डीएनए की। अब यहाँ पर आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आप इतना पार्ट कहीं से ले आते हैं तो क्या यहाँ पर आपको मिलेगा डीएनए? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका हेयर वाला बाहर आपको पार्ट नज़र आता है हेयर का, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की प्रेजेंस होती है, वहाँ पर आपका न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपके पास कोई ऐसा हेयर का सैंपल आ जाता है जो कि आपका कटेड हेयर है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट आई हुई है हेयर की, तो वहाँ से आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा, वहाँ पर आपको रूट अवेलेबल नहीं होगी। और जो हेयर की रूट होती है उसी में आपको न्यूक्लियर डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आपको न्यूक्लियर डीएनए प्रोफाइलिंग करनी है तो उस कंडीशन में अगर हेयर सैंपल आपके पास आ रहा है तो वहाँ पर हेयर की रूट भी साथ में आनी चाहिए। तो इसी वजह से जो आपकी फॉलन हेयर होते हैं, फॉलन हेयर का मतलब है कि जो बाल झड़ते हैं, अपने आप से गिरते हैं, वहाँ पर आपकी रूट अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो प्लक्ड हेयर होते हैं, प्लक्ड हेयर का मतलब होता है कि आपने जो आपके हेयर्स हैं उसको क्लिपिंग के थ्रू एक एक करके निकाला है, तो उसमें भी आपकी जो रूट रहती है उसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो भी तब होगी जब मान लीजिए ये आपकी स्कैल्प है, उसे बहुत सारे हेयर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें जो आपकी चिमटी होती है, कुछ इस तरह से आपकी एक चिमटी रहती है जिसका यूज़ करते हुए आपको प्लकिंग करनी होती है। तो प्लकिंग आप जब बिल्कुल आपकी जो स्कैल्प है उसके जस्ट पास से कर रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको रूट्स देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा ऊपर से करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो हेयर रहता है वो बीच से ही ब्रेक हो जाता है, तो वो उसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपके पास शाफ्ट ही मिलेगी, उसकी रूट आपको नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से जो प्लकिंग होती है वो भी आपके बिल्कुल स्कैल्प के पास से अगर आप करेंगे तो ही आपको न्यूक्लियर डीएनए की प्रोफाइलिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हम यही मानकर चलते हैं कि प्लक्ड हेयर में भी आप न्यूक्लियर डीएनए की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, फॉलन हेयर में भी कर सकते हैं और किंकी हेयर में भी कर सकते हैं। किंकी हेयर बेसिकली एक हेयर का टाइप बता सकते हैं, और ये बेसिकली आपके फॉलन भी हो सकते हैं, ये प्लक भी हो सकते हैं, ये एक तरह का हेयर का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जो कट हेयर होता है, कट हेयर का मतलब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेयर की शाफ्ट आ रही है, तो शाफ्ट में आपका सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अवेलेबल होता है, जो कि न्यूक्लियर डीएनए की प्रोफाइलिंग के लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कट हेयर जो है वहाँ से आप न्यूक्लियर डीएनए की प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, आज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप हेयर लाइकवाइज मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आपके नेट के एग्जाम में भी आया था, और मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है कब आया था, लेकिन ये आया था। और ये एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था, वहाँ पर पूछा गया था कि जो मोहेर है ये एक तरह का फाइबर होता है और इसको कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्टेन करने में आपके अलग अलग ऑप्शंस पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लिया गया है लिंक करते हुए कि वूल जो है आपकी शीप से हम डिराइव करते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं, तो उसी तरह से मोहेर को हम किससे ऑब्टेन करेंगे। तो मोहेर को जो ऑब्टेन किया जाता है वो अंगोरा गोट के हेयर से करा जाता है, ये एक तरह की गोट की वैरायटी होती है। ठीक है, तो इससे आप जब उसका जो उसके हेयर्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो जो गोट के हेयर्स होते हैं वो आपके मोहेर कहलाते हैं, ये एक तरह के फाइबर ही होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स भी इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो बेसिकली जो मोहेर होता है इट इज़ अ लॉन्ग स्मूथ फाइबर यूज्ड इन स्वेटर्स, हैट्स एंड अदर फ्लफी एसेसरीज। मतलब कि ये एक तरह का वूल जैसा ही पैटर्न होता है, बहुत स्मूथ होता है, स्वेटर्स के पर्पस से, हैट्स के पर्पस से, या फिर कुछ फ्लफी एसेसरीज बनानी है उसके लिए मोहेर को यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो मोहेर होता है उसी को हम अंगोरा वूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अंगोरा वूल जो है वो अलग चीज़ है, मोहेर जो है वो अलग चीज़ है। मोहेर को हम डिराइव करते हैं जो आपकी अंगोरा गोट होती है। ठीक है, तो जो आपकी अंगोरा गोट होती है उससे हम मोहेर को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन जो अंगोरा वूल होती है उसको ऑब्टेन करा जाता है रैबिट से, और ये आपकी वायोलेंटली ऑब्टेन करी जाती है। तो ये जो आपकी अंगोरा वूल होती है
इसका अंगोरा गोट से कोई रिलेशन नहीं है। अंगोरा गोट से जो आप डिटरमाइन करेंगे, जो ऑब्टेन करेंगे, वो आपकी मोहेर फाइबर होगा, और जो अंगोरा वूल होती है वो आपकी रैबिट से ऑब्टेन करी जाती है, और ये वायोलेंटली ऑब्टेन करी जाती है। तो अंगोरा वूल अलग है, मोहेर अलग है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अंगोरा वूल को अंगोरा गोट के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग हैं। अंगोरा वूल अलग है, मोहेर अलग है। अंगोरा गोट से जो ऑब्टेन होता है वो मोहेर होता है। अंगोरा वूल को ऑब्टेन करने के लिए रैबिट के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अभी हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन के डिटेक्शन के लिए कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पर जो आपका कासलमेयर टेस्ट है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा कि ये जो आपका कासलमेयर टेस्ट होता है ये आपका फिनोफ्थिलीन टेस्ट भी कहलाता है। और फिनोफ्थिलीन टेस्ट जो होता है, जिसको हम कासलमेयर टेस्ट भी कहते हैं, ये आपका ब्लड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। टाइकमान टेस्ट उम्मीद करती हूँ पता होगा कि ये क्रिस्टल टेस्ट होता है एक तरह का, जहाँ पर आपको क्रिस्टल चेक करने होते हैं किस तरह के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, और ये भी आपके ब्लड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेडबास टेस्ट की, तो ये भी आपका बहुत सिंपल सा है कि ये भी आपका सलाइवा के टेस्ट के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो पता हो गया कि कासलमेयर टेस्ट फिनोफ्थिलीन टेस्ट कहलाता है, जो कि ब्लड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। टाइकमान टेस्ट वो भी आपका क्रिस्टल टेस्ट है, जो कि ब्लड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। फेडबास टेस्ट ये भी आपको पता चल गया। सलाइवा टेस्ट करा जाता है, सलाइवा के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है। तो बचा कौन सा, जाफेज टेस्ट। बेसिकली ये जाफेज टेस्ट होता है, बट जाफिर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में एज इट इज़ यही लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, तो जो आपका डिटेक्शन यूरिन डिटेक्शन के लिए टेस्ट कहलाता है वो आपका जाफेज टेस्ट कहलाता है। यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, जो कि आपके पेपर में ही स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि जाफेज टेस्ट जो होता है इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका एक तरह का जो आपके सीरम में, मतलब यूरिन है या फिर जो सीरम होता है, उसमें जो क्रिएटिनिन की अवेलेबिलिटी होती है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जाफेज रिएक्शन करी जाती है। जाफेज टेस्ट जो होता है वो आपका जाफेज रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो जो जाफेज टेस्ट होता है वो बेसिकली क्रिएटिनिन की प्रेजेंस के लिए चेक किया जाएगा, उसको परफॉर्म किया जाएगा, और क्रिएटिनिन जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ पर आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्रिएटिनिन होता है वो एक तरह का आपका यूरिया का कंपाउंड होता है। एग्जैक्टली यूरिया नहीं बोलूँगी, यूरिया का कंपाउंड होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है इस टेस्ट में, जहाँ पर जो क्रिएटिनिन होता है वो बेसिकली एक ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है, किसके साथ में, पिक्रिक एसिड के साथ में, इन एल्कलाइन मीडियम। मतलब कि आपको करना क्या है, पिक्रिक एसिड लेना है, पिक्रिक एसिड में आपको ऐड करना है आपका सैंपल में आपने दोनों को मिक्स कर दिया, और ये आपको मीडियम को बनाना है एल्केलाइन। जब आपने एल्केलाइन मीडियम बना लिया, उसके बाद में आपको इसमें जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की अवेलेबिलिटी नज़र आएगी। ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है पिक्रिक एसिड, सैंपल और एल्कलाइन को मिक्स, एल्कलाइन मीडियम बनाने के बाद में, तो वो आपका शो कर देगा कि वहाँ पर क्रिएटिनिन की अवेलेबिलिटी है। दैट मीन्स यूरिन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इतना हो गया। और बेसिकली यहाँ पर ये जो आपका टेस्ट किया जाता है, तो तुरंत से आपको कलर नहीं यहाँ पर दिखेगा। जब आपने ये सब कुछ मिक्स कर दिया, उसके बाद में कुछ इंक्यूबेशन टाइम देना होता है 15 मिनट्स का एट रूम टेम्परेचर, ताकि कलर प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। और कलर को मेज़र करने के लिए आपकी 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यूज़ करा जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये बेसिकली जो इंक्यूबेशन टाइम है ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ बताई गई है कि 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर आपको कलर के आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वही कलर है या नहीं, क्योंकि दिखने में हो सकता है दूसरा हो, लेकिन जो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो रहता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जाफेज टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द STRs with identical length and sequence are known as।
STR जो होता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जो STR होता है ये आपका आइडेंटिकल लेंथ होती है और सीक्वेंस होता है जिसको आप क्या कहते हैं, तो ये आपका सिंपल रिपीट होता है। सिंपल रिपीट का मतलब होता है कि जो आपके शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का मतलब ये बहुत छोटे छोटे से आपके DNA के शॉर्ट आपके रिपीटेशन देखने को मिलते हैं, और ये जो आपका रिपीटेशन देखने को मिलेगा ये आपका ये सीक्वेंस जो होगा ये सीक्वेंस आपका आगे भी देखने को मिलेगा, यही सीक्वेंस आपका आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस है इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से इसको सिंपल रिपीट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होगा, ये जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस आपको आगे तक कई बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो रिपीटेशन होता है ये आपका शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कहलाता है। और बाकी ये जो आपका बेसिकली जो आपके DNA में कुछ बेस पेयर्स अवेलेबल होते हैं, उम्मीद करती हूँ पता होगा, तो वो आपके 1 to 6 बेस पेयर्स होते हैं जो कि आपके शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को दिखाते हैं, जहाँ पर अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपका जो आगे देखने को मिलेगा वो आपके सीक्वेंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो STR होता है जहाँ पर आइडेंटिकल लेंथ और सीक्वेंस होता है उसको हम सिंपल रिपीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पर भी ये फिर वही क्वेश्चन है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ISO IEC 7811 है इसके अकॉर्डिंग जो मैग स्ट्रिप कार्ड होता है इसमें क्या होता है। सो बेसिकली इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देती हूँ कि जो मैग स्ट्रिप कार्ड होता है इसके अकॉर्डिंग उसमें 3 ट्रैक्स होते हैं। अब ये क्या होता है, ये ISO IEC क्या है और ये सारा कुछ ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। सो बेसिकली ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये जो आपका रहता है ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं ताकि आप रिकॉर्ड कर पाए। बेसिकली रिकॉर्डिंग टेक्निक है इज़ अ सेट ऑफ 9, मतलब कि 78111 to 78119 ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बेस पर वो किस तरह की है, ठीक है। तो अब ये आपका 1 से लेकर के 9 तक आपका अलग अलग क्लासिफाइड है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एज इट इज़ आप याद कर पाएँ सेम वही चीज़ मैं कहूँगी कि पॉसिबल नहीं है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको एज इट इज़ चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी ये ISO जो रहता है IEC क्या है ये सारा का सारा आप चाहें तो गूगल पर सर्च आउट कर सकते हैं, बट मैं रिपीट करना चाहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें याद कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आए ही और 1-2 नंबर के लिए आप इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उससे बेटर ऑप्शन है कि बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से करके जाइए, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पोर्शन को अच्छे से करके जाइए। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर पूछे गए हैं ये वाले, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम आगे मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो उम्मीद करती हूँ एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको पता होगा। सो बेसिकली जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें आपको डिपिक्ट होती हैं। सो बेसिकली जब एंटीजन्स जो होती हैं एंटीबॉडी से रिएक्ट करती हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन्स के साथ में रिएक्ट करके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ एंटीजन्स की डेथ होती है, कुछ आपके एंटीबॉडीज़ की डेथ होती है, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बनता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन को बाइंड कर लेती हैं ताकि जो एंटीजन्स हैं वो फर्दर कोई भी रिएक्शन ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो आपके होते हैं, बट जो एलिसा होता है ये एक तरह की टेक्निक होती है जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करके कुछ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर पूरा इनको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं तो एग्लूटिनेशन आपकी इंटरेक्शन होता है एंटीबॉडी का एंड अ पर्टिकुलेट एंटीजन से, जिसकी वजह से इनकी जब आपस में क्लम्पिंग होती है तो वो आपका एग्लूटिनेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन में जो आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का ही एक टाइप है जहाँ पर जो एंटीजन्स होते हैं अकर्स इन अ सॉल्युबल फॉर्म, जो एंटीजन्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जब कोई भी सॉल्युबल एंटीजन जो होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर और एक pH जो होती है, और इनकी प्रेजेंस में जब आपका इलेक्ट्रोलाइट भी अवेलेबल होता है तो इनका जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो आपका एक इनसॉल्युबल बन जाता है और वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो इसी वजह से इनकी जो रिएक्शन होता है इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है।
नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बेसिकली एक मेथड होता है जहाँ पर जो एंटीबॉडी जो होती हैं उनकी प्रेजेंस को पेशेंट के सीरम में उनकी प्रेजेंस है या नहीं है इसको चेक करने के लिए किया जाता है। वैसे उसी तरह से ये आपका एक टेस्ट है, वैसे ही आपका एलिसा भी एक टेस्ट है, रेडियो इम्यूनो एसे भी एक टेस्ट है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी एक टेस्ट ही है जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन करवाई जाती हैं। लेकिन जो आपका एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है, ये जनरली आपके इंटरनल ही होती हैं और अगर आप चाहें तो उसको एक्सटर्नल भी करवा सकते हैं अगर कुछ आपको फर्दर एग्जामिनेशन वगैरह करना है तो उस कंडीशन से, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जैसे एग्लूटिनेशन है, जैसे आपका प्रेसिपिटेशन है, वैसे ही आपका न्यूट्रलाइजेशन भी होता है जहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं ताकि वो फर्दर कोई भी डैमेज कॉज ना करें आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया है इन फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ सैम्पल्स STR आर सिलेक्टेड विच आर, मतलब कि जो आपकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन में जो सैम्पल्स जो लिए जाते हैं वहाँ पर जो आपका DNA जब एग्जामिनेशन होता है तो जो DNA रहता है उसमें STR को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपका जेनेटिकली लिंक नहीं होता है, ठीक है। STR जो होता है वो आपका जेनेटिकली लिंक नहीं होता है। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली STR को हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स बोलते हैं, इसको हम माइक्रो सैटेलाइट भी कह सकते हैं और ये बेसिकली सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी कहलाता है। सेम क्वेश्चन अभी पहले आया था इसी वीडियो में। अब ये जो शॉर्ट टेंडम रिपीटेड DNA सीक्वेंस होते हैं यहाँ पर जो रिपीटेटिव यूनिट होती है वो 1 to 6 बेस पेयर की होती है, मतलब 1 से 6 बेस पेयर का एक आपका सीक्वेंस होगा जिसमें इंटरनल कोई भी आपका रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर बेस पेयर का जो भी सीक्वेंस है वो आपका 1 से 2 बार मतलब आपका रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा DNA में, ठीक है। और ये बेसिकली फॉर्म करता है सीरीज विद लेंथ ऑफ अप टू 100 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 100 न्यूक्लियोटाइड्स तक की लेंथ तक की सीरीज को ये फॉर्म करता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस पेयर्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा आपका DNA का पोर्शन है। उम्मीद करती हूँ अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा DNA का, जब तक मैं वीडियो ना लाऊँ तब तक, या फिर बेटर ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली गूगल वगैरह पे सर्च करके आप उसको पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आपके STRs होते हैं इसका यूज़ करा जाता है ताकि हम जो एलील के रिपीटिशन है एक स्पेसिफिक लोकाई की DNA के अंदर उसको हम आपके स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सैंपल से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सके जो DNA सैंपल आपको मिला है वो एक ही इंडिविजुअल का है या अलग अलग इंडिविजुअल का है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पर ये चीज़ कि आपके जो एलील रिपीटिशन होता है एट स्पेसिफिक लोकाई इन DNA इसको कंपेयर किया जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और बाकी ये आपके सिंपल सीक्वेंस रिपीट है, ये तो क्वेश्चन के फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये माइक्रोसैटेलाइट कहलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ ये चीज़ बेस पेयर आपका ये 1 to 6 भी होता है और इसको आप 2 to 7 भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये आपका 7 से ज़्यादा तो नहीं होगा, तो ऑन एन एवरेज आपका 1 to 6 मान लिया जाता है, 2 to 7 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो मेथड होता है STR ये आपका RFLP से अलग होता है। अब RFLP क्या होता है, तो जो RFLP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये आपका RFLP की फुल फॉर्म होती है जो कि STR से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि जो STR एनालिसिस होती है वहाँ पर DNA को कट करने की ज़रूरत नहीं होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हुए, लेकिन जो RFLP होता है वहाँ पर DNA को कट करने की रिक्वायरमेंट होती है और DNA को कट करने के लिए जो आपके एंजाइम्स यूज़ करे जाते हैं वो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि RFLP के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब कि ब्रेक करना, और रिस्ट्रिक्शन आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर आपको DNA को कट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। STR एनालिसिस वैसे ही छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको DNA को कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका RFLP और STR में, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे मूव करते हैं तो जो आपका PCR होता है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, इट इज़ एम्प्लॉयड टू डिस्कवर द लेंथ ऑफ STRs बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द PCR प्रोडक्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको STR में बताया कि 1 to 6 का बेस पेयर होता है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करा जाएगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर PCR की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप करते हैं
तो उससे आप जो STR की लेंथ को जो आपको डिस्कवर करना होता है वो आप आराम से इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये STR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ नहीं था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सो अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया अंडर अ रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व ऑफ अ बायोमेट्रिक सिस्टम। सो पहले क्वेश्चन को पहले समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व होता है ये क्या होता है। सो रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व को शॉर्ट में हम ROC बोलते हैं। तो ये जो रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व होता है ये बेसिकली एक तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे कर्व से आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्व मतलब कि ये कर्व हो गया, तो ये एक तरह के ग्राफ में आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये किस बेसिस पर बनता है उसको समझते हैं। तो जो आपका बायोमेट्रिक एनालिसिस होती है, जो बायोमेट्रिक फीचर्स कैप्चर करने के बाद में उसका एग्जामिनेशन होता है, पहले आपको एक्सट्रैक्शन करना होता है, फिर आपको कंपेयर वगैरह काफ़ी प्रोसेस होती है। तो उसमें जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसमें से आपके रिजल्ट्स आते हैं, जिसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं। एक तो पॉजिटिव रेट आता है, एक नेगेटिव रेट आता है, जिसको हम फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, फॉल्स रिजेक्शन रेट कहते हैं, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी रेट कहते हैं। ठीक है, अब जो पॉजिटिविटी रेट और नेगेटिविटी रेट होता है इसको भी कंपेयर करा जाता है, और इसके बेसिस पर जो फाइनल रिजल्टेंट आता है उसको बनाने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये आपका रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व बनता है, जिसको हम ROC बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बायोमेट्रिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होती है एरिया की, एरिया की मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा तो उसमें जो कम से कम एरिया हो सकता है उसका आपका जो मिनिमम वैल्यू होगी एरिया की वो हो जाएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करती हूँ रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर से गया होगा आपके दिमाग में, थोड़ा थोड़ा सा गया होगा, उतना बहुत है। बाकी इसको डिटेलिंग में हम तब कवर कर लेंगे जब इसको बायोमेट्रिक पूरा डिटेलिंग में कवर करेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में बहुत कुछ है। ऐसे ऊपर ऊपर से आपको वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है, बट अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीवरी एमाइलेज कन्वर्ट। जो सलीवरी एमाइलेज होता है मतलब आपके जो सलीवरी ग्लैंड्स होती हैं उससे जो आपका सलाइवा सिक्रेट होता है, तो उस सलाइवा में कुछ आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सलीवरी एमाइलेज बोलते हैं। तो वो क्या करता है, तो बेसिकली जो वो आपके जो स्टार्च होता है बेसिकली उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके सलीवरी एमाइलेज का काम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, और बाकी यहाँ एक होमवर्क देना चाहूँगी। स्टार्च कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, स्टार्च कन्वर्ट इनटू फैट, स्टार्च कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये किस किस कंडीशन में होता है और किसकी वजह से होता है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है most suitable reagent for chemical etching of steel surface in cases of restoration of erased numbers। so restoration मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उम्मीद करती हूँ वाला वीडियो आपने देख रखा होगा। अगर देख रखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर से पता होगा। बेसिकली वो मैंने जो वीडियो बनाया था तो वहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये जो फ्राई लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ इस तरह से फ्राई लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो आपकी स्टील सर्फेसेस से अगर आपको केमिकल एचिंग करनी है तो उसके लिए जो आपका रिएजेंट यूज़ करा जाता है वो आपका फ्राइज रिएजेंट होता है। अब ये रिएजेंट किस तरह का होता है, कैसा कॉम्पोजिशन होता है, वो सारा का सारा वहाँ पर मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया है। डायरेक्टली आपको सर्च करना है रेस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड नंबर्स, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका आप डायरेक्टली चाहें तो गूगल पर भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। साथ में जो बाकी के रिएजेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इसको भी आपको सर्च करना है और मुझे बताना है कि कौन सा रिएजेंट किस पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, और बाकी इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। जब आप इस तरह से खुद से सर्च करना ज़रूर स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी धीरे धीरे होती हुई चली जाएगी। जब किसी चीज़ को आप खुद से सर्च आउट करते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर छोड़ दी हैं ताकि आप खुद से उसको सर्च करें। ठीक है, आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है पिच पैटर्न इन अ सेंटेंस इज नोन एज। सेंटेंस में जो पिच का पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन बोला जाता है। अब ये क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको हम आगे समझ लेते हैं। तो बेसिकली
इंटोनेशन जो होता है, आपकी जो पिच लेवल जो होती है, पिच का मतलब होता है कि जो आपकी वॉइस है वो कितना ज़्यादा शार्प है या फिर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो आपका पिच लेवल कहलाता है। लेकिन जो कुछ केसेस जो होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस कंडीशन है, रिदम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब पिच लेवल भी आप चेक करेंगे, स्ट्रेस भी होता है, और जो बोलने का रिदम होता है आपकी वॉइस में, वो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें जो रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की जो कुछ भी आप कह रहे होते हैं, जो आपके कहने का मतलब होता है, उसमें आपके डिफरेंसेस कॉज करते हैं। जो आपका स्ट्रेस है, रिदम है, पिच है, ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपका एक्सप्रेसिव मीनिंग का मतलब एक्सप्रेसिंग जो हो गया, उसका मतलब है सरप्राइज, एंगर, वेरीनेस। सो बेसिकली इनोटेशन का मतलब हुआ जो आपकी वॉइस है उसकी पिच कैसी है, कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेस लेवल क्या है, रिदम क्या है, ये सारी चीज़ें जब जहाँ पर एनालाइज की जाती हैं तो वो आपका इंटोनेशन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिम्बर की, तो टिम्बर की स्पेलिंग एक तो होती है TIMBRE, दूसरी होती है, सेम ही होता है, इसमें कुछ गलत नहीं होता है, TIMBER। ठीक है, तो ये दोनों ही स्पेलिंग हो सकती है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा। टिम्बर का मतलब होता है, इसको हम टोन कलर या फिर टोन क्वालिटी भी कह सकते हैं। ये बेसिकली क्वालिटी होती है ऑडिटरी सेंसेशन की, जिसको प्रोड्यूस करा जाता है साउंड वेव की वजह से। साउंड वेव का यूज़ करते हुए टोन, मतलब टोन के द्वारा साउंड वेव को प्रोड्यूस करना, और उसका ऑडिटरी जो सेंसेशन होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो आपकी टिम्बर कहलाती है। टिम्बर जो होती है किसी भी साउंड की, वो डिपेंड करती है कि साउंड की वेव फॉर्म क्या है, वो कितना वेरी कर रही है, नंबर ऑफ ओवरटोन्स क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, और बेसिकली उसमें जो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हार्मोनिक्स, वो सब क्या हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी है, वो सारी चीज़ें आपकी टिम्बर में चेक करी जाती है। तो बेसिकली जो टिम्बर है, एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी ऑडिटरी एनालिसिस होती है, उसका एक पार्ट हम कह सकते हैं, फोनोलॉजी का एक इसको पार्ट कह सकते हैं। तो टिम्बर का मतलब है आपकी जो वॉइस आ रही है उसको कैप्चर करना, देन उसमें जो वेरिएशंस हैं उनको चेक करना, उसमें जो साउंड वेव्स आ रही हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको वेव्स दिखेंगी, उसमें कुछ कलर वेरिएशंस दिखेंगे, उसकी कुछ क्वालिटी में चेंजेस दिखेंगे, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आपकी टोन कलर या फिर टोन क्वालिटी जो होती है, वही आपका टिम्बर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोड्यूस होता है, वो आपका लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है कह सकते हैं, वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हार्मोनिक्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोनोलॉजी की, तो फोनोलॉजी जो है आपकी लिंग्विस्टिक की ही एक ब्रांच है, जहाँ पर जो आपकी साउंड होती है वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करी जाती है, जहाँ पर फोनेटिक्स जो होता है कुछ हद तक इंक्लूड होता है और कुछ हद तक उसको एक्सक्लूड रखा जाता है विद इन द लैंग्वेज और बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब जो साउंड्स होते हैं उसका जो एनालिसिस करी जाती है, ये एक ही लैंग्वेज में और अलग अलग लैंग्वेज में प्रॉपर एग्जामिनेशन जो करा जाता है, वो आपका फोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सो ये सारे जितने भी टर्म्स थे आपके जो आपकी अकॉस्टिक एनालिसिस होती है उससे रिलेटेड थे। उम्मीद करती हूँ समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम इज द मोस्ट सूटेबल टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो हार्मोनिक्स की स्टडी करने के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। अब ये सब होते क्या क्या हैं इनको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आपके स्पेक्ट्रोग्राम्स होते हैं उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, नैरो बैंड एंड वाइड बैंड। ठीक है, नैरो बैंड की अगर हम बात करें तो नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम को हम नैरो बैंड विड्थ फिल्टर भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली इसमें फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर अगर हम डिफरेंसेस देखें जिसके बेस पर हम डिटेक्शन करते हैं साउंड का, वॉइस का, तो वो यहाँ पर आपके जो डिफरेंसेस होते हैं फ्रीक्वेंसी में उसके बेसिस पर किया जाता है। लेकिन जो वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम होता है इसको हम वाइड बैंड विड्थ फिल्टर कहते हैं। यहाँ पर आपका टाइम रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो नैरो वाला था वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा था। अब क्योंकि नैरो में फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन अच्छा है तो इसी वजह से जो आप डिफरेंसेस चेक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बेसिस पर चेक करेंगे।
लेकिन जो वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम है वहाँ पर क्योंकि टाइम रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपके चेंजेस चेक करे जाएंगे, डिटेक्शन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ओवर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब थोड़े थोड़े से टाइम के चेंजेस पे जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके उसकी बेसिस पर यहाँ पर डिटेक्शन होता है। नैरो बैंड विड्थ की बात करें तो यहाँ पर फॉर अ नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम द टाइम इंटरवल फॉर ईच स्पेक्ट्रोग्राम हैज़ टू बी लार्ज इन ऑर्डर टू मेक फाइन डिस्टिंक्शंस इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर आप नैरो बैंड स्पेक्ट्रम में और टाइम इंटरवल के बेस पर करेंगे तो यहाँ पर आपका रिपीटिशन जो रहता है, मतलब इसमें जो चेंजेस रहते हैं वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर डिस्टिंक्शन किया जाता है। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो टाइम इंटरवल होता है वो हर स्पेक्ट्रम के लिए बहुत शॉर्ट होता है। सो द वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम के नॉट मेक फाइन फ्रीक्वेंसी डिस्टिंक्शंस। इसी वजह से जो वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो फ्रीक्वेंसी में डिस्टिंक्शन उतना अच्छी तरह से, उतना फाइन तरह से नहीं कर पाता है। ठीक है, जो आपका नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम होता है यहाँ पर जो स्पीच होती है वो हार्मोनिक स्ट्रक्चर को शो करती है, वोकल फोल्ड वाइब्रेशन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिएशंस। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिएशंस होते हैं इस तरह से आपके जो वोकल फोल्ड के वाइब्रेशंस होते हैं उसको दिखाता है आपका हार्मोनिक स्ट्रक्चर। और हार्मोनिक स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम का पार्ट होता है। वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम में अगर हम स्पीच की बात करें तो ये रेजोनेंस को शो करता है, जो आपकी वोकल ट्रैक्ट होती है जिसको हम फॉर्मेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो आपकी वोकल ट्रैक्ट से जो रेजोनेंस निकलती है उसको हम फॉर्मेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फॉर्मेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी था। ठीक है, तो जो फॉर्मेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपका वोकल ट्रैक्ट में जो रेजोनेंस होता है उसी को कहते हैं। तो जो वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम में जो स्पीच होती है वो रेजोनेंस ऑफ वोकल ट्रैक्ट को शो करता है एज ब्लब्स एंड समटाइम्स शो द इंडिविजुअल पल्सेस ऑफ द वोकल फोल्ड। कई बार ये जो आपका रहता है वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम ये इंडिविजुअल पल्सेस को भी दिखाता है वोकल फोल्ड को, स्पेशली फॉर मेल टॉकर्स। जो आपके जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ उनमें देखने को मिलता है वर्टिकल स्ट्रेशन के फॉर्मेट में, मतलब वर्टिकल मतलब इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ नैरो बैंड और वाइड बैंड समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, बाकी के जो दो टर्म्स बचे हुए उनको समझ लेते हैं। तो ग्लॉटल पल्स, ग्लॉटल पल्स जो होता है एक तरह का टर्म होता है जिसको लिंग्विस्टिक की स्टडी में यूज़ करा जाता है, लिंग्विस्टिक्स में यूज़ करा जाता है, ताकि जितने भी वेरिएंसेस हो रहे हैं आपकी वॉइस क्वालिटी में उसको हम चेक कर सकें कि किस वजह से अफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, किस वजह से मैनिपुलेशंस हो रहे हैं आपकी वोकल कॉर्ड की फोल्ड में जब आप स्पीक करते हैं। तो उसके लिए ग्लॉटल पल्स का यूज़ करा जाता है। और ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है ग्लॉटल पल्स में, ये आपका वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड्स का रेजोनेटिंग अगेंस्ट लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स जो होता है आपके नेक रीजन में अवेलेबल होता है उसके अगेंस्ट जो वोकल कॉर्ड्स की वजह से, रेजोनेशन की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो सारी चीज़ें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका यहाँ पर देखा जाता है, वो आपके ग्लॉटल पल्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड जो होती है किसी भी साउंड की इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ वेव। किसी भी वेव की जो हाइट है वो कितनी है, साउंड में जो आपकी जो वॉइस बन रही है, जो साउंड में जो आपकी हाइट जा रही है वेव की वो कितनी है, वो किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड कहलाता है। व्हेन जब आपकी साउंड जो होती है वो लाउड होती है तो वहाँ पर जो वेव जाती है वो हाई जाती है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका लार्ज रहता है। यहीं पर अगर हम बात करें स्मॉलर एम्पलीट्यूड की, तो वहाँ पर जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। मतलब जब आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो आपकी वेव की हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यहीं पर जो आपकी उसी कंडीशन में जब आपका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो वहाँ पर जो आपकी साउंड होगी वो बहुत लाउड भी होगी। लेकिन जब आपका एम्पलीट्यूड स्मॉलर होगा, छोटा होगा, उस कंडीशन में जो आपकी साउंड बनेगी वो बहुत सॉफ्टर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है साउंड की उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करी जाती है वो डेसिबल होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है मिक्स्ड गन से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स है इसमें से जो सही हैं। सो मिक्स्ड गन का मतलब है कि अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाएंगी आपकी एक ही गन में, वो आपकी मिक्स्ड गन कहलाएगी। तो पहला में लिखा हुआ है डबल बैरल गन्स
इन विच वन बैरल इज ऑफ वन बोर एंड द अदर इज ऑफ डिफरेंट बोर। तो सीधी सी बात है कि ये अलग अलग हो गई, तो ये आपका मिक्स बोर हो गया। सेकेंड बोला गया है डबल बैरल गन्स हैविंग डिफरेंट चोक। तो चोकिंग आपकी दोनों बैरल की अलग अलग होगी, तो वो एज सच कुछ डिफरेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि चोकिंग से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो बस आपकी रेंज का फ़र्क पड़ता है, तो वो आपका मिक्स गन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आपका बोला गया है डबल बैरल हैव स्मूथ बैरल, वन मतलब उसमें से एक आपकी स्मूथ होगी, एक आपकी राइफल होगी, तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 59th क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला पूछा गया है फोरेंसिक एग्जामिनर इनकाउंटर अ वाइड रेंज ऑफ वेपन्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका बिल्कुल सही है, मतलब कि जो फोरेंसिक एग्जामिनर्स होते हैं वो काफ़ी सारे वेपन्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको इनकाउंटर करते हैं ताकि उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड बोला गया है मोस्ट ऑफ दीज वेपन्स फॉल्स इन टू वन ऑफ द फोर मेजर कैटेगरीज। जो उसमें से काफ़ी सारे जो वेपन्स वो लोग देखते हैं उसमें बेसिकली वो सारे के सारे वेपन्स चार मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स, राइफल्स एंड सब मशीन गन्स। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब बाकी इसको मैं डिटेलिंग में बहुत अच्छे से बताया है कि हैंड गन्स क्या है, शॉर्ट गन्स क्या है, राइफल्स क्या है, सब मशीन गन्स क्या है। उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, तो जो भी डाउट आपके आ रहे होंगे वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स। सो बेसिकली जो आपकी बायोमेट्रिक्स होती है, अगर हम उसकी बात करें तो बायोमेट्रिक्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है आपका सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स, दूसरा आता है आपका हार्ड बायोमेट्रिक्स। सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एज हो गया, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका जो मतलब जो आपके ऊपर ऊपर से चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपके कह सकते हैं कि सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स में आ गया। जैसे कि टैटू हो गया, ये भी आपका चेंज हो सकता है। यहाँ पर आपका जो फेशियल मार्क्स होते हैं ये भी आपका इसमें जो सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स है यहीं पर आता है। पेरियोकुलर रीजन मतलब कि जो आई रहती है उसका मेजरमेंट वगैरह, उसका जो दिखने में जो कुछ आपका नज़र आता है वो सारा का सारा आपका सॉफ्ट बायोमेट्रिक में आता है। हार्ड बायोमेट्रिक की बात करें तो इसको फर्दर 3 में क्लासीफाई करते हैं। मेजर तो आपके दो ही रहते हैं, जहाँ पर पहला आता है आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल। ठीक है, अब फिजिकल में क्या रहेगा, फिजिकल का मतलब है कि जैसे कि आपका गेट पैटर्न हो गया, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ड बायोमेट्रिक्स की तो इसको भी फर्दर 2 में क्लासीफाई करा जाता है, इनफैक्ट 3 में क्लासीफाई किया जाता है, जहाँ पर पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है बिहेवियरल और तीसरा आता है बायोलॉजिकल। तो बिहेवियरल में आपका गेट पैटर्न आ जाता है, मतलब किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बिहेवियरल में आएंगी। यहीं पर आपका एक तो गेट पैटर्न आ गया, उसके अलावा जो आपके सिग्नेचर एग्जामिनेशन होता है वो भी आपका ये हार्ड बायोमेट्रिक के बिहेवियर में ही आएगा। उसके अलावा फिजिकल की बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, दैट मीन्स आपके जो वैस्कुलर पैटर्न है वो कैसा है, और बाकी जितने भी आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी आपकी हार्ड बायोमेट्रिक्स में आती हैं, हार्ड बायोमेट्रिक्स के फिजिकल वाले में। बायोलॉजिकल में जैसे कि आपका डीएनए का एग्जामिनेशन हो गया, तो इस तरह से जो डायरेक्टली आपकी बॉडी का पार्ट होती हैं इनसाइड, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका गेट पैटर्न हो गया वो आपका बिहेवियरल में आ जाता है, यानी कि हार्ड बायोमेट्रिक्स के बिहेवियरल में आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक 60 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ये वीडियो को करते हैं एंड। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने आगे के वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, और शेयर तो ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए, और जितने भी लोग नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुँच सकें। ठीक है, सो यहाँ पर ये वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।